Good morning, dear students. So, as you know, you have practiced the numerical of potential difference and potential, and in this notes you have been provided the set of numericals यहाँ ये दे रखे हैं. So you can practice all these numericals because in your syllabus the definition and the theory related to the topics is very less, but the number of numericals are important, as well as there are so many numericals in the topics. बहुत सारे numericals हैं जिनकी आपको practice करनी है. तो उसके बाद आफ्टर दीज न्यूमेरिकल्स आई एम कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एंड न्यू टॉपिक, दैट इज़ व्हाट आपने इससे पहले जो है वो टॉपिक पढ़ा था, ओम्स लॉ. ओम्स लॉ को मैंने बोर्ड के थ्रू एक्सप्लेन किया था. सो ओम्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है उसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, और इन स्टेटमेंट वी राइट दैट इलेक्ट्रिक करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. और इसका मतलब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस पे. लेकिन जब हम रिलेशन लिखते हैं तो उस रिलेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जो है वो सर्किट में सबसे पहले आता है, देन आफ्टर दैट करंट कम्स. तो रिलेशन ये होता है, और इस रिलेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट वन मोर रिलेशन जो कि ये आता है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई. तो ये रिलेशन कैसे आता है? इस रिलेशन के लिए जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं, देन वन कांस्टेंट कम्स इन द रिलेशन और उसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो वही R अगर हम यहाँ फाइंड करें तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, यानी कि ये जो कांस्टेंट है एक्चुअली क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट. पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस. तो एक्चुअली रेजिस्टेंस है क्या? तो मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो है उसका वो एक कॉमनली यूज्ड वर्ड है. तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर आप इसका ग्रामेटिकल मीनिंग देखें तो रेजिस्टेंस मीन्स होता है ऑपोजिशन टू एनीथिंग. रेजिस्ट करना, किसी चीज़ को रोक देना, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ एनीथिंग. तो किसी भी चीज़ के रास्ते में जो रुकावट आती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस. ओके. तो यहाँ पर रेजिस्टेंस वर्ड एक अदर वर्ड इलेक्ट्रिक के साथ में यूज़ हो रहा है. ओके. सो एक्चुअली इट इज़ व्हाट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है ये. तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि किसके पाथ में रुकावट आ रही है, करंट के. तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन हो जाती है कि इट इज़ द ऑपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट. तो आपको पता है कि सर्किट में करंट फ्लो कैसे होती है, तो उसके लिए जो बेसिक सर्किट डायग्राम है उसमें ये सेल या बैटरी लगा होता है और यहाँ पर एक डिवाइस लगी है और करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल. तो ये जो करंट फ्लो हो रही है अगर ये डिवाइस के अंदर पहुंचती है तो क्या होता है कि डिवाइस, हर एक चीज़ जो है वो पार्टिकल्स से बनी है, मटेरियल से बनी है. तो ये जो डिवाइस बनी है, बल्ब हो या हीटर हो या फिर रेफ्रिजरेटर है, एनी ऑफ द डिवाइस, किसी भी तरह की डिवाइस, या सिंपली अगर वायर की बात करें, ये जो वायर है क्योंकि यहाँ से चार्ज निकला और वायर में चलेगा, तो वायर भी पार्टिकल्स से बना है, मटेरियल से बना है. तो हर एक टाइप का जो मटेरियल है उसके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, नेचर अलग होता है. कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि उनमें जब चार्ज चलता है, आगे बढ़ता है, तो वो चार्ज के चलने का अपोज नहीं करते हैं. कुछ ऐसे टाइप के मटेरियल होते हैं जिनमें जब चार्ज चलता है तो उसके चलने का अपोज करते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं. तो यही प्रॉपर्टी जो है चार्ज का अपोज करना, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का अपोज करना, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. ठीक है. फॉर एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे आप यूज़ करते हैं कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर. ठीक है. तो कॉपर या एल्यूमिनियम के जो वायर होते हैं उसमें पता है आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए उन्हीं को यूज़ करते हैं, क्योंकि कहीं भी कनेक्शन अगर किया जाता है तो कॉपर या एल्यूमिनियम वायर या सिल्वर वायर इनका यूज़ किया जाता है. तो इसका मतलब कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज के चलने का अपोज नहीं करते हैं, तभी तो चार्ज उनमें ईजिली फ्लो होकर आगे बढ़ता है. तो इसका मतलब उनमें रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो. और ऐसे टाइप के मटेरियल जिनमें कि करंट फ्लो ही नहीं हो सकता, उनको वो आपको पता है कहलाते हैं इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर, जैसे प्लास्टिक है, वुड है. तो इन टाइप के मटेरियल्स में क्या होता है कि व्हेन चार्ज फ्लोज
थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल। तो वो पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस ही नहीं होते, उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स निकल ही नहीं रहे हैं बाहर, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तभी तो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पर जो मटेरियल के पार्टिकल्स हैं उनके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो चार्ज को फ्लो करा रहे हैं अपने अंदर से या नहीं। तो जिनमें चार्ज फ्लो नहीं हो पा रहा है उनका रेजिस्टेंस हाई, और जिनमें चार्ज फ्लो हो जा रहा है उनका रेजिस्टेंस लो। तो रेजिस्टेंस मीन्स व्हाट, इट इज़ द ऑपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो एक तो डेफिनेशन ये है प्रैक्टिकली, ये करंट का अपोजिशन होता है। तो यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि अगर करंट लो होगी तो रेजिस्टेंस हाई होगा, और अगर रेजिस्टेंस हाई है तो करंट लो होगी। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट डेफिनेशन जो बनती है फॉर्मूले से। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, दूसरी डेफिनेशन इसी से बनेगी। तो रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, वोल्टेज पर यूनिट करंट, या फिर कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। ओके, उसके बाद रेजिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पता है। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, जो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ जो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है। तो रेजिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो, चाहे करंट हो, ये सारी ही क्वांटिटीज़ स्केलर हैं, इनमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है। और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट जो है वो, अब मैंने आपको बताया था कि द ओम्स लॉ इज़ बेस्ड ऑन द ओम्स लॉ इज़ डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। तो उन्हीं के नेम पे रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट को ओम बोला गया है। वैसे इसकी ऐसा यूनिट जो है, क्योंकि ये V/I है, तो वोल्ट पर एम्पियर भी हो सकती थी ऐसा यूनिट, लेकिन इसको लिखा जाता है ओम। और ओम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द वर्ड ओम मीन्स OHM, और या फिर आप शॉर्ट में सिंबल, दिस टाइप ऑफ सिंबल इज देयर। ठीक है, इसके ब्रैकेट में बना दीजिएगा, जहाँ ओम लिखा है इन द ब्रैकेट मेक दिस सिंबल। तो ये वाला जो सिंबल है ये रेजिस्टेंस की SI यूनिट कहलाती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपको पता है चेंज कैसे, फैक्टर्स का मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस को चेंज कर सकती हैं, जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो एक तो आपने यहाँ देखा कि वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। मींस अगर वोल्टेज इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, और करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जो मैंने अभी बताया था कि इफ़ करंट इंक्रीजेज दैन रेजिस्टेंस विल गेट डिक्रीज्ड। ओके, तो क्या इसके अलावा और भी कोई फैक्टर है, मान लीजिए वोल्टेज और करंट, यानी कि सर्किट से कनेक्ट ही नहीं किया, वोल्टेज और करंट तो तब आएगा जब सर्किट से कनेक्ट करेंगे। नॉर्मली हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें एक ये पीस ऑफ कंडक्टर है और दूसरा ये पीस ऑफ कंडक्टर है, दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, लेंथ का डिफरेंस है। सेम मटेरियल से बना है, मतलब ये भी कॉपर का वायर है, ये भी कॉपर का वायर है, लेकिन ये कॉपर का छोटा पीस है, ये कॉपर का बड़ा पीस है। तो अगर दोनों कॉपर से बने हैं लेकिन दोनों की लेंथ अलग अलग है, तब भी क्या इनके रेजिस्टेंस में डिफरेंस आएगा? लेंथ से कोई रिलेशन होता है रेजिस्टेंस का या नहीं होता है? सो वी हैव टू चेक दिस। एक तो ये फैक्टर होता है लेंथ, कि लेंथ के चेंज होने से रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। एक और फैक्टर होता है एरिया। एरिया का मतलब होता है कि जैसे एक ये कॉपर का वायर है, ठीक है, और दूसरा ये है, तो पीस ऑफ कंडक्टर, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बहुत थिक वायर है और ये थिन वायर है। किसका डिफरेंस है? एरिया का। दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों का मटेरियल भी सेम है, कॉपर। तो क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर अलग अलग हो तब भी रेजिस्टेंस में कोई डिफरेंस आता है? तो वी हैव टू चेक दीज 2 पॉइंट्स कि लेंथ और एरिया पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है या नहीं। सो लेट्स चेक द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो चलिए देखिए फर्स्ट वाली देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है इफेक्ट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो यहाँ आपको बनाना है एक डायग्राम, और वो डायग्राम आपको कैसे बनाना है, जैसे मैंने अभी बनाया था कि आप सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के 2 वायर्स शो करेंगे, एक जो है वो थिन होगा और दूसरा वाला थिक होगा। सॉरी, एक दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर होंगे, एक छोटा वायर होगा, एक बड़ी लेंथ का वायर होगा। ठीक है,
तो इसकी लेंथ जो है वो L है और इसकी लेंथ जो है वो L डैश है। ओके, तो ऐसा एक डायग्राम, तो आपको एक ऐसा डायग्राम यहाँ पर बनाना है। ओके, तो अब देखिए क्या होता है, लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है आप इस तरह से फॉर्मूला लिख देंगे, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, स्मॉल l बनाएंगे। अब कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि जब लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। यानी कि अगर लेंथ कम है तो इस वाले पीस का रेजिस्टेंस कम होगा, और इस वाले पीस की लेंथ ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। ओके, तो ये रिलेशन कैसे आता है, कैसे रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है। तो देखिए मैं एक बार यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि जैसे ये वाला पीस छोटा है, ठीक है, तो इस छोटे पीस में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। मान लीजिए लेट अस कंसीडर, मैंने एक ऐसा डायग्राम बना दिया है कि इतना बड़ा जो वायर है उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, 3 हैं। अब आपने क्या किया कि उसकी लेंथ बढ़ा दी, बड़ी लेंथ का ले लिया, कितने पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 पार्टिकल्स हैं। ओके, यहाँ कितने पार्टिकल्स हैं, 3, यहाँ कितने पार्टिकल्स हैं, 5। तो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा, अब यहाँ पर बैटरी से चार्ज आया, इसको इस वायर के अंदर जाना है, तो इसको कितने पार्टिकल्स का अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है, 1 2 3, 3 पार्टिकल्स ही तो इसको अपोज करेंगे। अब यहाँ से भी वही चार्ज आया और ये इस पीस में गया, अब यहाँ कितने पार्टिकल्स का अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है, 5। गॉट इट, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि कम पार्टिकल्स का अपोजिशन फेस करना पड़ा कम लेंथ में, और जब लेंथ बढ़ी तो अपोजिशन ज़्यादा फेस करना पड़ा, क्योंकि लेंथ बढ़ने से क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर ऑल्सो इंक्रीज्ड। क्लियर। तो क्या होता है कि जब लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का एक्चुअल मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वो अपोज करेंगे इलेक्ट्रॉन के चलने का, वही कंट्रीब्यूट करेंगे रेजिस्टेंस को। तो अगर कम लेंथ थी, कम पार्टिकल्स थे, लेंथ बढ़ गई, ज़्यादा पार्टिकल्स हो गए, अपोजिशन ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, ज़्यादा। ओके, तो इफ़ेक्ट ऑफ लेंथ में बस आपको इतना ही लिखना है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये वाला आपको रिलेशन लिखना है, और जो भी मैंने डायग्राम बनाया था दैट डायग्राम यू विल मेक। ओके, और एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको खुद से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। ओके, जो मैंने अभी समझाया कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है या घटने से क्यों घटता है, दिस पॉइंट, दिस एक्सप्लेनेशन शुड बी इन योर माइंड। ओके, अब आते हैं हम सेकेंड वाले पॉइंट पर, इफेक्ट ऑफ एरिया। एरिया का इफेक्ट जो है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने किया ये कि यहाँ भी 2 डायग्राम्स बनाए, ये ऊपर वाला जो डायग्राम है इतना बड़ा वायर है, और नीचे वाला डायग्राम लेंथ तो उतनी ही है लेकिन नीचे वाला वायर थिक है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बना दे रही हूँ मैं। अब क्या हुआ, पार्टिकल्स तो सेम ही हैं, मान लीजिए यहाँ 3 पार्टिकल्स थे और नीचे वाले में भी 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो हमने एरिया कैसे बढ़ाया, ये जो ऊपर वाला गिवन वायर था इसको खींच दिया थोड़ा सा ऐसे करके, जब इसको खींच दिया तो ये क्या हो गया, थिक हो गया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो गया। ओके, तो क्या होता है कि जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका जो स्ट्रेच कैसे करेंगे, ब्रेथ वाइज करते हैं, उसकी चौड़ाई में स्ट्रेच करते हैं तो वो पहले से ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, लेकिन पार्टिकल्स तो उतने ही रहे क्योंकि हमने एक्स्ट्रा मटेरियल कोई भी ऐड नहीं करा है। लेंथ बढ़ाने में याद रखिएगा, जब हम लेंथ बढ़ाते हैं तो हम एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ करते हैं, खींचते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम खींचेंगे तो पार्टिकल्स उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था कि एक पीस इतना इसमें ऐड किया, और जब हम थिकनेस बढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, ब्रेथ वाइज खींच दिया हमने, तो वहाँ पर हमने कुछ ऐड नहीं किया जिससे कि पार्टिकल्स बढ़ेंगे। पार्टिकल्स ऑलरेडी उतने ही है, यहाँ 3 थे, यहाँ भी 3 रहेंगे, लेकिन क्या हो गया, स्पेस बढ़ गया, जगह खाली हो गई। तो जब जगह खाली हो जाएगी तो ये 3 पार्टिकल्स पहले तो एक सीधी लाइन में थे, फिर हो सकता है जब इनको फ्री स्पेस मिला तो ये जो है इधर उधर डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो गया, ये पार्टिकल नीचे की तरफ आ गया, इसको खाली
खाली जगह मिली, ये इधर बीच में आ गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ शिफ्ट हो गया। तो क्या हुआ कि पहली बार में जब इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा था तो सारे पार्टिकल सीधे एक ही लाइन में थे, तो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रेट लाइन में बहुत सारा जो है वो अपोज फेस करना पड़ रहा था, यानी कि एक पार्टिकल से टकराएगा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, तो उसके पास पाथ बहुत कम अवेलेबल था चलने के लिए। उस पाथ में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स थे वो भरे हुए थे, तो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए फ्री पाथ नहीं मिल पा रहा था। अब जब हम सेकेंड डायग्राम की तरफ आते हैं तो क्या हुआ, पार्टिकल्स तो उतने ही हैं लेकिन पाथ बढ़ गया। जब पाथ बढ़ गया तो जो पार्टिकल्स थे वो डिस्प्लेस होना शुरू हो गए और इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए खाली जगह मिल गई, क्योंकि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा है तो हो सकता है इसके पाथ में कोई पार्टिकल ना आए, जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ है, तो बहुत कम अपोजिशन इसको फेस करना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि एक रोड जो है जिसपे बहुत सारे व्हीकल्स हैं, वो अगर रोड चौड़ा नहीं है, पतला रोड है, तो वहाँ पर अगर आप एक व्हीकल लेकर जा रहे हैं, आप एक कार लेके जा रहे हैं और आगे भी कार की लंबी सी लाइन लगी हुई है, तो फिर अपोजिशन फेस करना है आपको, और जो आपकी कार है उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ज़्यादा ठीक से नहीं चल पाएगी। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को सीधे पाथ पे जाना था, पाथ की चौड़ाई कम थी तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो हो गई, वो सही से मूव नहीं कर पा रहा है। और अगर आप अपनी कार ऐसे रोड पे लेके जाएं जहाँ पर रोड चौड़ा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप अपनी कार को साइड से बचा के भी निकाल सकते हैं। तो सेम हैपन्स विद इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो उसके पाथ में कम पार्टिकल्स आ रहे हैं तो उसकी स्पीड पे इतना इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को कम अपोजिशन फेस करना पड़ेगा, तो उसको उसकी जो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू भी मेंटेन रहेगी, कम नहीं होगी। तो इफेक्ट ऑफ एरिया क्या होता है कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम डिक्रीज होगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिशन है। तो जब एरिया बढ़ता है, खाली जगह ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से चल सकता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यानी कि आप लिखोगे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऐसे करके। ओके, तो यहाँ भी रीज़न आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका रीज़न ये है। तो आई होप कि दिस इज़ अंडरस्टूड। अब क्या किया आपने, एक काम ये किया है कि दो चीज़ें, दो लॉज जो आपने पढ़े ना, एक ये वाला लॉ, एक ये वाला लॉ आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और एक ये वाला लॉ आर इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/n, दोनों को ज्वाइन किया तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन ये मिलेगा कि आर इज़ प्रोपोर्शनल टू, न्यूमरेटर में एल डिनोमिनेटर में ए, ज्वाइन करेंगे इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन, जब ये वाला साइन रिमूव करेंगे तो इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट ऐसे बनाते हैं जैसे स्मॉल पी होता है ना, स्मॉल पी, तो स्मॉल पी को थोड़ा सा चेंज कर देना है, ऐसे करके कर देना है। ये कहलाता है रो, इसका नाम है रो, RHO रो। रो एक न्यू क्वांटिटी है, इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। फिलहाल आपको ऐसे लिखना है रो L/A, ये फॉर्मूला है। मैंने यहाँ भी लिखा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ P सिंबल मैंने लिख लिया, अवेलेबल नहीं था सिंबल, ये बीच में L बना है, हो सकता है आपको लगे I, तो मैंने इसको और क्लैरिफाई कर दिया। पहले आप लिखेंगे R प्रोपोर्शनल टू L/A, फिर लिखेंगे R इज इक्वल टू रो L/A। ओके,